जी दोस्तों नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र झा। तो आज मोटिवेशनल में थोड़ा सा सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई बातें, अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की जो हत्या की गई, तो टॉपिक यही है। शीर्षक लेते हैं, हमारे इस लोकतंत्र को चाहिए माफिया से मुक्ति। देश में कुख्यात अपराधियों, नेताओं और सरकारी अधिकारियों का एक घिनौना गठजोड़ बन चुका है, जिसको तोड़ना अत्यंत आवश्यक है। प्रयागराज में माफिया डॉन अतीक अहमद के मारे जाने के बाद एक ऐसा हंगामा बरपा हुआ है जैसे राष्ट्रीय स्तर पर किसी प्रतिष्ठित नेता की हत्या कर दी गई हो। पटना में तो मुस्लिमों ने एक जुलूस निकाल दिया इसके विरोध में। पिछले 60 सालों में मुझे याद नहीं है कि किसी खूंखार अपराधी के मारे जाने के बाद इतना बड़ा बखेड़ा, इतना विवाद पैदा हुआ है। कभी सोचा है ऐसा क्यों हो रहा है? आज की तारीख में विरोधी पार्टियां एकजुट होकर भाजपा को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश में लगी हुई हैं। इसका मुख्य कारण 2024 का लोकसभा का चुनाव है। विरोधी दल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की छवि मलिन कर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। इसी कारण एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति की हत्या की घटना को इतना तूल दिया जा रहा है। अब ये अतीक अहमद था कौन? आप सभी ने इसकी कहानी सुना होगा, अभी मीडिया ने उसको महिमा मंडित किया हुआ है। प्रयागराज में एक तांगे वाले का लड़का जिसने 17 साल की उम्र में हत्या किया और उसके बाद अपराध की दुनिया में प्रवेश किया, फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, जिसके ऊपर हर प्रकार के अपराध के केस दायर हुए, हत्या, डकैती, बलवा, मारपीट, अपहरण, सरकारी कामकाज में दखल देना, दूसरों की ज़मीन हड़पना, अनगिनत अपराधों की फहरिस्त है। इसके विरुद्ध कुल 101 या 103 एफआईआर दर्ज हैं। आश्चर्य की बात है कि किसी भी अपराध में उसके खिलाफ कोई मुंह नहीं खोलता था, जिसकी वजह से उसको सज़ा भी नहीं मिली। राजनीतिक संरक्षण मिले होने के बाद प्रशासन भी अतीक अहमद के सामने में खुद को बौना महसूस करता था, असहाय मानता था, घुटने टेकता था। पुलिस अधिकारियों और मजिस्ट्रेट पर तो वह इतना हावी था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज भी उससे खौफ खाते थे। उसे जमानत देने के एक मामले में एक सुनवाई हो रही थी, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के 10 जजों ने उसकी सुनवाई से ही अपने आप को अलग करके असमर्थता जाहिर कर दिया था। आप अंदाज़ा लगाइए उसका कितना खौफ था कि न्यायाधीश भी उसके खिलाफ न्याय करने से बचते थे। वो तो धन्यवाद हो योगी सरकार का, जिसकी सरकार में पहली बार 28 मार्च 2023 को एक अपराध के सिलसिले में सुनवाई के दौरान उसे आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी। देश में माफिया की समस्या करीब 25 साल पहले शुरू हुई थी। मुंबई में सबसे पहले माफिया गिरोह का उद्भव हुआ था, फिर यह फैलता चला गया भारत के अन्य शहरों में भी। महाराष्ट्र में दाऊद इब्राहिम, हाजी मस्तान, याकूब मेनन, वरदराजन मुदलियर, ऐसे कई नाम रहे। उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी, अफजल अंसारी, अतीक अहमद, सुंदर भाटी, श्री प्रकाश शुक्ला, ये सब कई नाम। बिहार में शहाबुद्दीन। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने 1993 में एएन वोहरा के नेतृत्व में वोहरा कमेटी का गठन किया था और वहाँ पर यह समस्या का गहन अध्ययन करके कैसे निपटा जाए उसकी सुझाव के लिए बनाया था। कमेटी ने रिपोर्ट दिया था कि माफिया गिरोह कई राज्यों में, कई क्षेत्रों में सरकार के समानांतर सरकार चला रहे हैं। रिपोर्ट को लेकर संसद में हंगामा बहुत मचा था, लेकिन कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया। और उठाया भी कैसे जाता? आज हमारे लोकतंत्र में इतनी विकृतियां मौजूद है कि सभी पार्टियों ने अपने दरवाजे अपराधियों के लिए खोल रखे हैं। देश में आज कुख्यात अपराधियों का, भ्रष्ट नेताओं का और अपराधियों का घिनौना गठजोड़ बन गया है। इसको तोड़ना अत्यंत आवश्यक है, अंततः यह हमारे लोकतंत्र को तोड़ देगा, हमारे लोकतंत्र को भस्म कर देगा। इसे तोड़ना कोई मुश्किल नहीं है, इसके लिए केवल दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। और आपने देखा होगा
योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश में माफिया का राजनीतिक संरक्षण समाप्त होता चला जा रहा है। उनकी आर्थिक नसें तोड़ दी गई हैं। सरकार ने आर्थिक नसों को दबा दिया गया है, उसको नेस्तनाबूद करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। प्रभावी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मुख्तार अंसारी अभी बांदा जेल में है, उसे अभी 10 साल की सज़ा हो चुकी है एक अपराध में। माफिया विरोधी किसी भी अभियान में कहीं ना कहीं कोई चूक हो जाना स्वाभाविक है। ऐसा ही चूक 15 अप्रैल को एक पुलिस से हो गई। उसके भाई अफजल, अशरफ और अतीक अहमद को मेडिकल जांच के लिए ले जाया जा रहा था। गुमनाम युवा अपराधियों की 3 लोगों की टीम ने एकाएक मीडिया के नाम पर मीडिया का वेश बनाकर वहाँ वो 3 पहुँचे और अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस कस्टडी में जानलेवा हमला वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। निस्संदेह पुलिस से लापरवाही हुई है, लेकिन इससे यह निष्कर्ष निकालना कि प्रदेश की पुलिस इन दोनों अपराधियों के मर्डर करवाने की योजना बनाई है, साजिश रची है, तो यह सर्वथा गलत है। यह गलत है। न्यायिक घटना के जांच के आदेश दे दिए गए हैं, न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जाहिर है कि अपना दामन साफ करना चाहती है पुलिस। 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया जा चुका है। घटना की गहराई में जाइए, अत्यंत आवश्यक है। इन तीनों युवा अपराधियों से गहन पूछताछ की जानी चाहिए। यह जानना जरूरी है कि बांदा, हमीरपुर और कासगंज के इन युवकों को आपस में मिलवाया किसने, इनकी टीम बनाई किसने, किस व्यक्ति ने इन्हें हत्या करने के लिए प्रेरित किया, तुर्की से बने हुए हथियार ला कर दिए। जाहिर है उन्हें पैसा भी मिला होगा। इसका पता लगाया जाना चाहिए कि इस हत्या के पीछे उद्देश्य क्या था। पुलिस की जांच, विवेचना, न्यायिक जांच में सच्चाई सामने आ जानी चाहिए। तब तक आरोप और प्रत्यारोप का दौर तो बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि मरा एक अपराधी है, वो भी दुर्दांत। उपरोक्त घटना के पहले अतीक के बेटे असद और उसके साथी गुलाम मोहम्मद की एसटीएफ ने एक मुठभेड़ में 13 अप्रैल को झांसी जनपद में मार गिराया था। पुलिस के अनुसार वे दोनों उस पुलिस काफिले को निशाना बनाने की फिराक में थे, जिसमें अतीक को गुजरात से उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था। विदेशी मीडिया ने, यह मत सोचिए कि यह घटना जो है केवल भारत तक सीमित है। विदेशी मीडिया ने इस घटना को बड़े दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया। बीबीसी ने एक पूर्व सांसद के मारे जाने की बातों का उल्लेख किया, माफिया डॉन का नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स में ने इस बात पे चिंता जाहिर किया कि भारत में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स बढ़ती जा रही है। आश्चर्य कि पश्चिमी जगत अभी भी अपनी औपनिवेशिक मानसिकता और श्रेष्ठतावाद के मानसिकता से ऊपर नहीं उठ पाया है। न्यूयॉर्क टाइम्स को शायद यह बताने की आवश्यकता है कि अमेरिका में हर वर्ष पुलिस के द्वारा करीब 10,000 व्यक्ति को मार दिया जाता है। अतीक अशरफ हत्याकांड में पूरा दोष पुलिस के माथे मढ़ा जा रहा है। पुलिस का दोष अवश्य है, परंतु क्या मजिस्ट्रेट या जजों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? वही नेताओं का एक वर्ग सत्ता के लिए किसी भी अपराधी से साठगांठ करने को तत्पर रहता है, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उनसे दूरी बनाए। अगर माफिया, नेता और सरकारी कर्मचारियों का यह गठजोड़ नहीं तोड़ा गया तो पुलिस को बाहरी दबाव से कोई मुक्त ही नहीं किया जा सकता है। और इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो संसद और विधानसभा में आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों की संख्या इसी तरह बढ़ती चली जाएगी, तो भविष्य में और भी इसी तरीके की अपराध, जघन्य हत्याएं होती रहेंगी। और इतिहास गवाह है कि किस तरीके से सपा, बसपा, राजद जैसी पार्टियों को, इसमें कमोबेश सभी पार्टी का नाम आप ले सकते हैं, इन सभी पार्टियों ने कैसे इन दुर्दांत अपराधियों को संरक्षण दिया और किस तरीके से इन दुर्दांत अपराधियों ने इन दुर्दांत अपराधियों के बल पर इन पार्टियों के सांसद, विधायक बनते हुए इन अपराधियों ने अपना राजनीतिक रसूख कायम किया, लोगों के मन में एक भय का माहौल पैदा किया और भारत के लोकतंत्र की अस्मिता को तार-तार किया। तो इन अपराधियों का, राजनेताओं का आपसी गठजोड़ तोड़ना अत्यंत आवश्यक है, तभी हमारे लोकतंत्र की शुचिता बनी रहेगी। धन्यवाद।